डिजिटल इमेज को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि 2D अरे ऑफ पिक्सेल्स। पिक्सेल्स का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जो कि इमेज के बारे में उसकी ब्राइटनेस और उसकी इंटेंसिटी वैल्यूज, उसके कलर इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द इमेज वो इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है। तो किसी भी इमेज में अगर एक पिक्सल ब्राइटर है तो इसका मतलब है कि उस पिक्सल की वैल्यू भी हाई होगी। जहाँ कहीं भी आपको इमेज डार्क नजर आता है तो वहाँ पर पिक्सल वैल्यू लो होती है। इमेज एनहांसमेंट का क्या मतलब है? सो वो सारा डेटा जो इमेज फॉर्मेट में हमारे पास डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल है। एनहांसमेंट का मतलब है कि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो जब भी हम क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात करते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके अंदर न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं, बल्कि हम एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा क्लियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सैटेलाइट इमेजेस की बात करें या CCTV फुटेजेस की बात करें तो दे आर ब्लर्ड और नॉइसी इमेजेस जहाँ पे आपको उनके एजेस और डिटेल्स वगैरह अच्छे से नजर नहीं आ रही। तो इन्हेंसमेंट का मतलब है कि आप उसके ऊपर एल्गोरिथम्स और टेक्निक्स अप्लाई करो ताकि आपका जो है वो इमेज का नॉइस खत्म हो जाए और आप उसकी सारी डिटेल्स को, लेयर्स को आसानी से देख सको। नेक्स्ट पॉइंट है कि इमेज इन्हांसमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो भी इमेजेस हम अपने कैमरा से, विजुअल से या फिर सेंसर से कैप्चर करते हैं उनके अंदर विजुअल डिफेक्ट्स होते हैं। तो अब रीज़न क्या इन्हेंसमेंट की, क्योंकि हमें इमेज विजिबिलिटी इम्प्रूव चाहिए ताकि हम अच्छे से एनालाइज कर सकें कि एक्चुअल में हमारी डिजिटल डिटेल्स हैं क्या। हाईलाइट किया जा सके इंपॉर्टेंट डिटेल्स को, नॉइस को रिमूव किया जा सके, इमेज के कॉन्ट्रास्ट को और ब्राइटनेस को इम्प्रूव किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्सरे इमेजेस होती है, अगर एक हैंड की एक्सरे इमेज है तो उधर बहुत सारे क्रैक्स हैं। अगर वो इमेज ब्लर्ड होगी तो फिर उस उधर से क्रैक्स को सही से देखना पॉसिबल नहीं होगा। तो इन्हेंसमेंट आपको अलाउ करती है कि आप उस इमेज को इन्हेंस कर लो ताकि आप उन फ्रैक्चर्स को या किसी भी किस्म के डिटेक्ट को आसानी से देख लो। कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं इमेजेस में, प्रॉब्लम्स क्या है जिसकी वजह से हमें इन्हेंसमेंट की ज़रूरत पड़ती है? कॉमन प्रॉब्लम इज लो कंट्रास्ट। जैसे फॉगी इमेजेस होती हैं, फॉग की और स्मोक की इमेजेस, तो वहाँ पे आपको ये स्पेसिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि आपका एनवायरनमेंट क्लीन है या नहीं, या फिर चीज़ों की बाउंड्री सेट करके उनको अलग से क्लैरिफाई करना। पुअर ब्राइटनेस, जैसे रात की फोटोज में जब आप नाइट फोटोज लेते हैं तो वो ओपनली वो डार्क अपीयर होती हैं। तो फिर या तो आपकी इमेज बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी। एक ये वाला इशू होता है, और होता है नॉइस। नॉइस का मतलब है कि रैंडम अनवांटेड पिक्सेल्स आपकी स्क्रीन पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम ग्रेनी इफेक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देयर आर सम रियल एग्जांपल्स जिसमें CCTV फुटेज है, सैटेलाइट्स है और लो लाइट फोटोज हैं। तो अब इन तीनों पिक्चर से ये क्लियरली विजिबल है कि अगर आपकी इमेज एनहांस्ड नहीं है तो आपकी डिटेल्स किस तरह से विजिबल नहीं होंगी। तो अभी हमने पढ़ लिया कि इमेज क्या होती है, एनहांसमेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है। तो नेक्स्ट में हम देखते हैं कि टेक्निक्स क्या हैं इमेज एनहांसमेंट्स की। तो देर आर टू मेजर टेक्निक्स, एक है स्पैटियल डोमेन टेक्निक्स एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्पैटियल में आप ये करते हो कि आपने जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना है वो आप डायरेक्टली पिक्सल वैल्यू पे अप्लाई करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, एक टेक्निक है इमेज एनहांसमेंट के लिए जिसको आप बोलते हो कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग, क्योंकि हम नेक्स्ट में देखेंगे भी सही। तो ठीक है, नेक्स्ट में इसको पढ़ते हैं। स्पैटियल डोमेन में आपने ऐसे करना है कि आपने डायरेक्टली पिक्सल पे अप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप ऐसे करते हो कि आप उस पूरी इमेज को उठाते हो, बैक स्लाइड। ठीक है, आपने उस इमेज को लिया और आप हर पिक्सल की और उसकी ब्राइटनेस वैल्यू को, या हर पिक्सल की को ग्रुप करते जाते हो उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो यानी कि ऑल द पिक्सेल्स जिनकी फ्रीक्वेंसी एवरेज में सेम तरह से होती है या एवरेज में होती है, आप उनको इकट्ठा करके फिर उनके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करते हो। तो ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक। ओके, नेक्स्ट पे आ जाता है कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग। तो कंट्रास्ट स्ट्रेचिंग क्या है, इज अ वेरी कॉमन एंड एक कॉमन टेक्निक है स्पैटियल डोमेन टेक्निक में, क्योंकि अब हम मेनली फोकस पे उस पे हैं। तो उसमें आप क्या करते हो कि आप इमेज के कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करते हो बाय एक्सपैंडिंग द रेंजेस ऑफ इंटेंसिटी वैल्यूज। फॉर एग्जांपल, आप इमेज में से सारे पिक्सेल्स की वैल्यू उठाओगे 0 to 255 के दरमियान, आप एक रेंज सेट कर दो जैसे कि 150। तो एनी वैल्यू, पिक्सल वैल्यू जो कि 150 से छोटी है, आप उसको डार्क कंसीडर करके उसको ब्लैक कर दोगे। एनी वैल्यू जो 150 से बड़ी है, आप उसको ब्राइट कंसीडर करके वाइट कर दोगे। तो इस तरह से जब आप इसका कंट्रास्ट इंप्रूव करोगे, आपके पास इमेज में सिर्फ दो ही कलर्स रह जाएंगे, ब्लैक एंड व्हाइट। तो सारी डिटेल्स आपके लिए देखना आसान हो जाएगी। इस तरह से एक जो डल ग्रे स्केल इमेज थी जिसके अंदर काफी सारे ग्रे शेड्स थे, वो अब आपके लिए ज्यादा विजिबल हो गई है। नेक्स्ट, उसके बाद आ जाता है हिस्टोग्राम
मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। तो हिस्टोग्राम क्या होता है बेसिकली? दिस इज द सेकंड टेक्निक्स फॉर स्पैटियल डोमेन। तो हिस्टोग्राम में आप ऐसे करते हैं कि आप एक ग्राफ बना देते हैं जहाँ पे एक साइड पे एक्स एक्सिस पे आप मेंशन आउट करते हैं आपकी वैल्यूज को, और वाई एक्सिस मेंशन करते हैं उस इंटेंसिटी वैल्यूज के रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी वैल्यू को। तो जब आपको इधर से आपको पता लग जाता है, जब आप ग्राफ बना लेते हो, बेसिकली हिस्टोग्राम बना लेते हो, तो आपको पता लग जाता है कि आपकी इमेज में ब्राइटनेस का लेवल क्या है, कॉन्ट्रास्ट कितना है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें। व्हाट इज इमेज हिस्टोग्राम? तो इमेज हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि हमें बताता है कि हमारे इमेज के अंदर जो पिक्सल इंटेंसिटीज है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम अगर आपने आपको आइडिया हो एसपीएसएस का या फिर स्टैटिस्टिक्स का, तो आपको हिस्टोग्राम के बारे में भी आइडिया होगा कि हम उसमें कुछ ग्राफ बनाते हैं। हिस्टोग्राम की शेप होती है बेसिकली बार चार्ट की तरह। तो उसमें हमारी जो बार्स होती है हमें रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी को। लेकिन अगर हम इमेजेस प्रोसेसिंग की बात करें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो है बार्स हम रिप्रेजेंट करती है पिक्सल की इंटेंसिटीज को। बेसिकली हिस्टोग्राम जो है वो हम ऐसे इमेज में देखें तो जैसे यहाँ पे बार्स की हाइट है, ये बता रहा है कि हमें कौन सी इमेज किस लेवल पर रिप्रेजेंट करनी है। तो इसी तरह सेम डिजिटल इमेज के अंदर हमारे पास एक ग्रिड फॉर्म में इमेज होती है जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाती है हिस्टोग्राम के फॉर्म में। उसके बाद हम देखते हैं कि ओके, सो इमेज हिस्टोग्राम बेसिकली हमें बताता है कि कहाँ पर पिक्सल ज्यादा डार्क है, कहाँ पर पिक्सल ज्यादा लाइट है और कहाँ पर मीडियम लेवल पर है। हमें बिल्कुल भी ये नहीं बताता कि इमेज बेसिकली दिख किस तरह से रही है। सो उसके बाद अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे पास एग्जांपल है एक नाइट स्काई की फोटो है। उसके अंदर अगर हम देखें तो नाइट स्काई बेसिकली होता है डार्क इमेज है। तो डार्क इमेज में हमारे पास ये टर्म होती है कि हमारे पास बार्स होती है लेफ्ट साइड पर, और अगर हमारे पास जो ब्राइटर इमेज होती है तो वहां पर हमारे जो बार्स होती है वो होती है राइट साइड पर हायर। अगर हम इसकी पिक्चर देखें तो वो इस तरह से होगी। जैसे ये फर्स्ट पिक्चर हमारे पास सिमेट्रिकल है, सेकंड इज स्क्यूड राइट, थर्ड इज सिमेट्रिकल ऑल्सो, लेकिन वो बार उसकी इक्वल हाइट पर नहीं है, तो यूनिफॉर्म नहीं है, बेसिकली सिमेट्रिकल है। देन स्क्यूड लेफ्ट। अगर अब जैसे हमने नाइट एग्जांपल की बात की तो स्क्यूड राइट का मतलब है कि अगर डार्कर इमेज हो तो वो राइट साइड पे है, और अगर ब्राइटर इमेज हो तो वो लेफ्ट साइड पर है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, एक मिनट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ इमेज हिस्टोग्राम। उससे पहले हमने जैसे पिक्सल की बात की, तो पिक्सल बेसिकली अगर फेमिलियर नहीं है इस पॉइंट से, तो बेसिकली पिक्सल ये होता है कि हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक डिजिटल इमेज का। हमें पता है कि हमारी एक इमेज है वो मिलियन ऑफ पिक्सल से मिलकर बनती है। तो हमारे पास उसके अंदर जो एक स्मॉल बॉक्स होता है वो बेसिकली एक पिक्सल होता है। इसकी ब्लैक और 235 इज प्योर ब्राइट कलर, और उसके बीच में डिफरेंट शेड्स होते हैं हमारे पास ग्रे के। उसके बाद हमने इसके बाद आती है इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम की इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें से दो चीजों को डिस्कस करते हैं। एक होता है इमेज की ब्राइटनेस और एक होता है इमेज की कंट्रास्ट। ब्राइटनेस का मतलब है कि उसके अंदर कितने पिक्सल्स हैं जो कि ब्राइट है, यानी कि 255 के साइड पर ज्यादा होंगे, और कौन से डार्कर होंगे जो जीरो के ज्यादा पास होंगे। तो अगर हमने पिक्सल हमारे 200 के बीच में आएंगे तो इसका मतलब इमेज हमारी मोर ब्राइटर है। लेकिन अगर हमारे पास 0 से 50 के नियर ज्यादा पिक्सल्स होंगे तो इसका मतलब हमारी इमेज डार्कर है। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट की बात करते हैं। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली होता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डार्क एंड ब्राइट एरियाज इन एन इमेज। पिक्सल जो है हम इसके अंदर सेपरेट कर देते हैं 0 से 255 के बीच के अंदर। अगर हमारे पास इमेज स्ट्रेच फॉर्म में होगी तो वो उसके अंदर हमारे पिक्सल जो है वो स्ट्रेच आउट हो जाएंगे, और इमेज जो है उसका कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल ही हमारे पास बिल्कुल ठीक से नहीं नजर आएगा। लेकिन अगर हम उसी पिक्चर को सेपरेट आउट कर दें 0 से 255 की रेंज के अंदर कम्प्लीटली, तो हमारी इमेज बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट उसका बेस्ट लेवल पर होगा। अगर हम इस इमेज में देखें तो ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज थी और ये इसका हिस्टोग्राम था फर्स्ट इमेज में। इन द सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो हमारे पास इसका कॉन्ट्रास्ट ज्यादा था, तो हमारा हिस्टोग्राम सेंटर अलाइन हो गया। उसके बाद जैसे फर्स्ट इमेज में मैंने बात की थी कि डार्कर होगा तो लेफ्ट साइड पर अलाइंड है हमारा हिस्टोग्राम। देन थर्ड इमेज में देखें तो हमारे पास ब्राइट इमेज और हिस्टोग्राम इसका भी हमारा हाई लेवल पर है, और लास्ट में हमारे पास फ्यूज हिस्टोग्राम है। नेक्स्ट इज व्हाट इज थ्रेशोल्ड। अच्छा, अगर हम इस इमेज में देखें सबसे पहले तो हमारे पास इसमें दो बार्स दिख रही हैं, और ऐसा ग्राफ जिसके अंदर दो पीक्स हो उसको हम कहते हैं बायमॉडल हिस्टोग्राम। ठीक है, बायमॉडल हिस्टोग्राम। और इसके बीच में जो एरिया होता है यानी कि डिफरेंस बिटवीन द टू हाईएस्ट लेवल्स ऑफ द बार, उसको हम कहते हैं वैली। तो ये वैल्यू जो होती है यही हमारी थ्रेशोल्ड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। बेसिकली दो इमेज को सेपरेट आउट करने के लिए हम थ्रेशोल्ड यूज करते हैं। अगर हमने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इन एन इमेज तो हम थ्रेशोल्ड वैल्यू से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैट है जो कि एक डार्क कारपेट पर सिटेड है, तो हम उसको अगर डिफरेंशिएट करना है कैट को और कारपेट को, तो हम क्या करेंगे कि हम यूज करेंगे थ्रेशोल्ड वैल्यू, जिससे हमारी कैट सेपरेट आउट हो जाएगी, क्योंकि कैट जो है उसके पिक्सल ज्यादा ब्राइटर होंगे, और डार्क कारपेट के ऑब्वियसली जो है वो पिक्सल डार्कर होंगे, तो वो सेपरेट आउट हो जाएगा।
तब हम यूज करते हैं थ्रेशोल्ड। यहाँ पर मेंशन भी है कि अगर थ्रेशोल्ड से पिक्सल की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम होगी तो वो इमेज हम कहेंगे कि वो बैकग्राउंड की है, और अगर थ्रेशोल्ड पिक्सल हमारे पिक्सल की वैल्यू लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड होगी तो वो हमारा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो जाएगा। और एक मिनट, अगर हम यहाँ से इमेज देखें तो ये इमेज है, ये हमारी ओरिजिनल इमेज थी, ये हमारा हिस्टोग्राम था। द रेड लाइन इज बेसिकली द थ्रेशोल्ड वैल्यू लाइन, और ये जो थ्रेशोल्ड हमारा रिजल्ट आया है ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया। फॉर एग्जांपल उसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया और इमेज सेपरेट आउट हो गई। तो इसी तरह हिस्टोग्राम की थ्रेशोल्ड की वैल्यू हमारे पास इस तरह डिफरेंशिएट करती है ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रे स्केल हिस्टोग्राम। हमारे पास बेसिकली हिस्टोग्राम दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ग्रे स्केल और एक होता है हमारे पास आरजीबी। ग्रे स्केल ऑब्वियसली दो कलर्स में होता है, ब्लैक और व्हाइट, और जो हमारा आरजीबी होता है विच इज इक्वल टू रेड, ग्रीन और ब्लू। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रे स्केल हिस्टोग्राम। ग्रे स्केल हिस्टोग्राम में हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं फर्दर, जिसमें सबसे पहले है डार्क इमेज, देन ब्राइट इमेज, थर्ड इज लो कंट्रास्ट एंड फोर्थ वन इज हाई कंट्रास्ट इमेज। हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं इस बात को कि डार्कर इमेज में हमारे पास पिक्सेल्स होते हैं ज्यादा लेफ्ट अलाइन, जैसे कि हम फर्स्ट पिक्चर में देख भी सकते हैं कि हमारे जो हिस्टोग्राम है वो लेफ्ट साइड अलाइंड है। सेकंड इज ब्राइटर, सो हम देख सकते हैं इसमें राइट साइड पर अलाइन है। थर्ड इज हमारा कॉन्ट्रास्ट लो है तो हमारी इमेज कुछ डल दिखेगी, और हिस्टोग्राम भी इसका हमारा कंप्रेस्ड है, यानी कि सारे बार्स आपस में साथ जुड़े हैं। हाई कॉन्ट्रास्ट हम देख सकते हैं सेपरेट आउट है, 0 to 255 के पूरे लेवल में हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बार्स को, जिसके वजह से हमारी इमेज मोर शार्पर और मोर ब्राइटर दिखेगी। तो ये हमारे ग्रे स्केल हिस्टोग्राम होता है। नेक्स्ट इज आरजीबी हिस्टोग्राम। अब आरजीबी हम बताए आर इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू हिस्टोग्राम। जहां हम पहले ब्लैक और व्हाइट शेड में बात कर रहे थे, हम उसी के अंदर 3 कलर्स को ऐड कर रहे हैं, इसमें हम रेड, ग्रीन और ब्लू कलर से हिस्टोग्राम को डिफरेंशिएट करेंगे। बेसिकली अगर हमने किसी क्या कहते हैं मोनोक्रोम इमेज से अगर हमने डिस्प्ले करना है हिस्टोग्राम तो हम इस वाले पार्ट के साथ जाएंगे, हम फॉर एग्जाम्पल या ग्रे स्केल वाले के साथ, जिसमें हमारा ग्राफ भी जो है वो ब्लैक और व्हाइट में है। जब आरजीबी में हम कलर्ड इमेजेस यूज करते हैं तो हमारा इसके अंदर आरजीबी हिस्टोग्राम बनेगा जिसके अंदर 3 कलर्स हमें डिस्प्ले करेंगे। तो अगर किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास इमेजेस में आरजीबी के अलावा भी कोई कलर होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, तो बेसिकली आर जी और बी के बीच में जो डिफरेंट लेवल है उसके अंदर हम मैनेज करेंगे कलर्स को, और उससे हम डिफरेंट कलर्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इमेज हमारे पास ऑरोरा की इमेज है, तो उससे हम देखा कि इसके अंदर शेड था ब्लू, ग्रीन और रेड का, तो उसने इस तरह हिस्टोग्राम डिस्प्ले किया। सेकंड भी है लेकिन उसमें फर्स्ट में नाइट है और सेकंड में डे लाइट है, तो उसमें हमारा हिस्टोग्राम डिफर कर गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन बेसिकली एक टेक्निक है जो क्या करती है, इमेज के कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करती है। हमारे पास इमेज हर दफा ऐसा नहीं हो सकता कि इमेज हमारे पास हम कैमरा से ले सकते हैं, लेंस से ले सकते हैं, या सेंसर से ले सकते हैं। तो इमेज जो है वो हो सकता है उसमें कोई ब्लरनेस हो, उसमें नॉइज हो, या इमेज जो है वो शार्प ना हो, तो हमें उसके लिए इक्वलाइजेशन पहले करनी पड़ती है, उसके बाद हम उसका ग्राफ जनरेट करते हैं। जैसे अगर इस इमेज में देखें हम, तो फर्स्ट इमेज में हमारे पास जो हिस्टोग्राम है वो थोड़ा सा अलाइन नहीं है, बट अगर हम सेकंड में देखें तो हमारे कलर ज्यादा यूज हो रहे हैं, हमारे इमेज भी ज्यादा ब्राइटर शो हो रहा है। यही टेक्निक हम यूज करते हैं, एक तो कंट्रास्ट को इम्प्रूव करने के लिए, और सेकेंडली हम अपने हिस्टोग्राम की वैल्यू को 0 to 55 की रेंज के अंदर पूरा लेकर आते हैं, जिससे हमारी इमेज मोर शार्पर दिखती है। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेशन की। एज वी नो एवरीथिंग हैज इट्स ऑन प्रोज एंड कॉन्स, तो हमारे पास हिस्टोग्राम के भी अपने कॉन्स होते हैं। जैसे हिस्टोग्राम में हम देखें तो हिस्टोग्राम हमें इमेज नहीं दिखाता बल्कि इमेज में ब्राइटनेस की लेवल को दिखाता है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास स्पेशल इन्फॉर्मेशन वो होती है जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स लोकेट होती है पोजीशन। तो एक इमेज में हम ये नहीं देख सकते हिस्टोग्राम में कि वो पोजीशन हिस्टोग्राम पर आकर कैसे मैप हुई है, हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि हमारे पिक्सेल्स किस तरह से मैप हुए हैं। अगर हम चाहे कि हमने वो कैट देखनी है इमेज के अंदर कि हिस्टोग्राम में कैसे है, तो हम वो इमेज नहीं देख सकते, हम वो ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते, हम बस उसका ब्राइटनेस लेवल को देख सकते हैं। तो ये एक मेजर लिमिटेशन है हमारे हिस्टोग्राम की। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम मॉडिफिकेशन। ओके, सो आई फॉरगेट ये एग्जांपल थी। अगर हमने एग्जांपल देखनी हो, ये तो हमारे पास 10 पिक्सल है जिसके अंदर इंटेंसिटी i इज इक्वल टू 2। तो ये हमने ग्राफ हिस्टोग्राम ग्राफ बनाया, ठीक है, ये रफली है, ये इसके सॉफ्टवेयर पर नहीं बना हुआ, दैट्स वाई इस तरह हमें डिफरेंट कलर्स में शो कर रहा है कि 2 इंटेंसिटी पर 10 है तो इसका 10th लेवल पर हमारा हिस्टोग्राम चला जाएगा। यहाँ पर 0 है तो बिल्कुल फ्लैट है, लाइन के ऊपर है, फिफ्थ पर थोड़ा सा इस तरह है बार्स को, तो ये ऐसे। ओके, और ये है हमारा आरजीबी। हिस्टोग्राम मॉडिफिकेशन क्या होता है? हिस्टोग्राम मॉडिफिकेशन का मतलब है कि हम हिस्टोग्राम में चेंजेस इस तरह से करते हैं कि हमारे इमेज के अंदर वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। पहले हम क्या कर रहे थे कि इमेज से हम हिस्टोग्राम जनरेट कर रहे थे, अब हम हिस्टोग्राम से इमेज के अंदर मॉडिफिकेशन करेंगे। तो इस अच्छा, क्वेश्चन ये कि हम मॉडिफिकेशन किस हद तक कर सकते हैं, हम हिस्टोग्राम से क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं? तो हम 3 तरह के चेंजेस कर सकते हैं। एक ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, इमेज के कॉन्ट्रास्ट चेंज कर सकते हैं,
और थर्ड इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास टर्म आती है हिस्टोग्राम स्ट्रेच, साथ हम इसको मैप करेंगे इस इमेज के साथ। हिस्टोग्राम स्ट्रेच का मतलब है कि हम हिस्टोग्राम को एक्सपेंड करते हैं इंटेंसिटी की रेंज के अंदर। स्ट्रेच के अंदर हमारा कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होता है। अगर हमारे पास पहले इमेज 90 से 140 की रेंज में थी, तो हम उसको 0 से 255 की रेंज में लेके जाते हैं, तो हम कहेंगे कि हमने हिस्टोग्राम को स्ट्रेच किया। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में ये कंप्रेस था, लेकिन हमने इसके बार्स को डिस्ट्रीब्यूट किया इक्वली, तो ये हमारा हिस्टोग्राम स्ट्रेच हो गया। इससे हमारे डार्क पिक्सल जो थे वो मोर डार्कर हो जाएंगे, ब्राइट पिक्सल मोर ब्राइटर। एट द एंड हमारे पास रिजल्ट में जो इमेज आएगी वो बेस्ट फॉर्म में आएगी। देन हिस्टोग्राम श्रिंक और कंप्रेस। फर्स्टली हम इमेज में देखें तो हमारे पास ये हिस्टोग्राम इस तरह से था, हमने इसको मजीद स्ट्रेच कर दिया, तो हमारी लाइन इस तरह से कुछ हो गई। इससे ये हुआ कि अगर हमारे पास इमेज फुली 0 से 255 की रेंज में थी, तो हम उसको कम करके 80 से 150 की रेंज में ले आए, तो इमेज हमारी डल हो जाएगी, ग्रेश हो जाएगी और कंट्रास्ट इसका बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद हिस्टोग्राम स्लाइड। हिस्टोग्राम स्लाइड के थ्रू हम इमेज की ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इमेज में ये हिस्टोग्राम था, तो हमने इसको स्लाइड कर दिया टुवर्ड द राइट, तो हिस्टोग्राम को लेफ्ट और राइट पर चेंज कर सकते हैं। और इसका रूल ये है कि जब हम राइट पे चेंजेस करते हैं तो इमेज हमारी ब्राइटर हो जाती है स्लाइड करके, और अगर हम लेफ्ट पर स्लाइड करते हैं तो हमारी इमेज डार्कर शेड में चली जाती है। तो अगर हमने इमेज के ब्राइटनेस को मॉडिफाई करना है तो हम उसको स्लाइड के थ्रू कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मैथमेटिकल रोटेशन। अब हिस्टोग्राम को कैलकुलेशन में अगर हम देखें, वैसे तो सॉफ्टवेयर में सब होता है, लेकिन अगर हमने फॉर्मूला भी देखना हो तो वो फॉर्मूला हिस्टोग्राम के लिए ये है, एच bracket rk is equal to nk, where rk is the kth intensity value and nk is the number of pixels in the image with intensity rk। और नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम का फॉर्मूला होता है nk डिवाइडेड बाय m और n। m इंटू n बेसिकली ग्रिड होता है इमेज का साइज जिसके अंदर हम उसको मैनेज कर रहे हैं, उससे हम डिवाइड करते हैं तो हमें नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम मिल जाता है। नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम अगर हम देखें क्या होता है, तो बेसिकली नॉर्मलाइज हिस्टोग्राम हमें दिखाता है परसेंटेज के अंदर इमेजेस को। इमेज पहले हम नंबर्स के फॉर्म में देख रहे थे, अब हम देखेंगे इमेज को परसेंटेज के फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसके अंदर एग्जांपल देखिए, अगर मेरे पास 1000 पिक्सल्स है और मेरे सॉरी 1000 पिक्सल और 50 ब्लैक पिक्सल्स है, तो 50 को मैं 1000 पर डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 0.05। तो मैं कहूंगी कि मेरे पास 5% ऑफ द पिक्सल्स जो है वो ब्लैक है इमेज के अंदर। अगर मैंने इस वैल्यू को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू नॉर्मलाइज हो गई। बेसिकली हमने कहा कि हमारे पास हर बार डिवाइस सेम नहीं होती, हमारे पास इंटेंसिटी लेवल सेम नहीं होता, कंट्रास्ट सेम नहीं होता, तो हम इमेज को क्या करते हैं, नॉर्मलाइज कर लेते हैं। इससे ये होता है कि हम इसको किसी भी डिवाइस पर चेक करेंगे तो हमें इक्वली वो ग्राफ सेम दिखेगा। हिस्टोग्राम को हम एक कन्वर्ट करते हैं वैल्यू में, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और पीडीएफ। तो पीडीएफ वैल्यू में कन्वर्ट करके हम उसकी वैल्यूज को मैप कर सकते हैं हिस्टोग्राम पर। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन हमारे पास क्या होती है, ये हमारे जो हमारा इमेज का कंट्रास्ट और ग्रे लेवल होता है ना, ये इम्प्रूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो स्प्रेडिंग द हिस्टोग्राम, हमारे जो ओरिजिनल इमेज का जो हिस्टोग्राम होता है ना उसको स्प्रेड करके। अब इसमें हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, आर और एस। वो हमारी नॉर्मलाइज पिक्सल इंटेंसिटीज होती है, और इन दोनों की रेंज जो होती है ना वो 0 to 1 के ही बिटवीन रहती है। वो इस वजह से क्योंकि 0 ब्लैक है और व्हाइट, इसके अलावा इससे आगे वो नहीं जा सकती। इसके अलावा इसमें दो केसेस आते हैं, एक कंटिन्यूस केस आता है, एक डिस्क्रीट केस आता है। कंटिन्यूस केस जो हमारे पास होता है ना, वो यहाँ पे इतना हम यूज नहीं करते क्योंकि वो थ्योरेटिकली ज्यादा यूज होता है, मैथ्स वगैरह में यूज होता है। तो और जो डिस्क्रीट केस है ना, वही हमारा जो मेन केस है ना, वही हम लोग अपनी डिजिटल इमेजेस में यूज करते हैं। तो जो कंटिन्यूस के लिए हम लोग इंटीग्रल अप्लाई करते हैं और डिस्क्रीट के लिए हम लोग समेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब एक एग्जांपल है, एग्जांपल से हमें ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मैंने जो यहाँ पे एग्जांपल दिया ना, वो यहाँ पे हमें ग्रे लेवल नहीं गिवन, उसके कुछ एग्जांपल ऐसे भी हो सकते हैं कि जिधर इनको ग्रे लेवल और नंबर ऑफ पिक्सल गिवन हो, पर इस केस में हमें नहीं दिए हुए। तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, जो ये जो हमारे पास इमेज है ना, इसमें से हम लोगों ने हमारा जो मैक्सिमम पिक्सल है ना उसकी वैल्यू को हम लोगों ने ले लेना। यहाँ पे मेरे पास 5 था। अब मैंने अब मैंने यहाँ पे बिट्स अप्लाई करनी है, तब तक अप्लाई करनी है जब तक मेरे पास वैल्यू 5 से बड़ी ना आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो मेरे पास 2 की पावर 3 पे 8 आ रहा था, तो वो 5 से बड़ा था, तो मैंने उस यहाँ पे स्टॉप कर दिया, और वो हमारे पास होता है एल के इक्वल। तो अब मैंने जो जब ग्रे लेवल्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है L-1। तो एल मेरे पास 8 था, 8 - 1 किया 7, तो मेरे पास ग्रे लेवल्स की रेंज आ गई 0 to 7। तो यहाँ पे फिर जब मैंने ये फाइंड कर लिया ना, तो इसके बाद आ जाएगा, इसके बाद मैंने टेबल बनाना है जिसमें ग्रे लेवल, नंबर ऑफ पिक्सल
आएंगे तो ग्रे लेवल में जो मैंने रेंज फाइंड किया वो आ जाएगा, और फिर इस रेंज के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने ऊपर मेरे पास इमेज में पिक्सेल्स थे ना, उनकी फ्रीक्वेंसीज को काउंट कर लेना है। जैसे अब 0 था, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी नहीं था, 1 के भी नहीं था, ना 2 के था, अब 3 था, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास 6 टाइम्स 3 आया हुआ था, तो उसको मैंने 6 लिख दिया। इसी तरह 4 मेरे पास 14 टाइम आया था, 5 टाइम आया था, 6 और 7 0 टाइम आया था। इस तरह ये टेबल हम लोगों ने प्लॉट कर लेना है। इसके बाद हमने क्या करना है, अब ये जो टेबल प्लॉट किया था ना, उसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो उस पे जो एक्स एक्सिस है उस पे हमारे पास ग्रे लेवल्स आ जाएंगे, और जो हमारे पास वाई एक्सिस है वहां पे पिक्सेल्स आ जाएंगे, और हमने पिक्सेल्स को एन के से डिनोट किया, ग्रे लेवल हमारे पास आर के हैं, तो इसका ये हम लोगों ने एक हिस्टोग्राम बना लेना है। इसके बाद जो हमारा मेन काम है ना, मेजर काम, वो हमारे पास ये वाला टेबल है, जो हमारा नॉर्मलाइज का जितना भी वो जो फंक्शन है वो अप्लाई करना है ना, वो इस टेबल में काम हो रहा है। अच्छा, इस टेबल के में हम लोगों ने एक तो ग्रे लेवल लिख लेना जितने हमारे पास थे, उसके बाद ये नंबर ऑफ पिक्सेल्स आ जाएंगे, उसके बाद ये एक पीडीएफ है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये फाइंड करना है। इसके बाद सीडीएफ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं इसको, यहाँ पे हमारा सारा नॉर्मलाइजेशन वाला काम हो रहा है, ये दोनों कर रहे हैं। उसके बाद ये फिर 2 कॉलम्स हैं, इसको मल्टीप्लाई किया, और वो जो लास्ट फाइनल हमारा आउटपुट आएगी ना, वो ये कॉलम है। अच्छा, अब ये जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स है ना, इनका मैंने अब समेशन ले लेना सबका, तो वो मेरे पास n के इक्वल आता है, यहाँ पे इस केस में 25 आया है। तो जो पीडीएफ फाइंड करना है ना, उसके लिए जो मेरे पास फॉर्मूला है वो n के, मतलब हर एक पिक्सल को डिवाइड करना है मैंने n से। जैसे इस केस में 0 को डिवाइड किया, 25 से 0 आ गया। इसी तरह चलता रहा, 14 को किया, ये वैल्यू आ गई, 5 को 25 को किया, ये आ गई, तो ये इस तरह इन सबको कर लेना है। उसके बाद पीडीएफ फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, जैसे ये 0 है ना, पीडीएफ की जो जैसे 0 है, 0 तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। फिर जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट पीडीएफ की जो हमारे पास सीडीएफ की वैल्यू है, उसमें जो पीडीएफ का नेक्स्ट है ना, वो ऐड करते जाएंगे। जैसे इसमें देखो, 0 में 0 ऐड किया 0, फिर 0 में 0 ऐड किया 0, फिर 0 में 0.24 ऐड किया, कितना आया 0.24, फिर ऐड किया 0.56 आ गया 0.8, फिर ऐड किया 0.2 आ गया 1.0, ऐसे सोन ये चलता रहेगा। अच्छा, फिर इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारी ये सीडीएफ था ना एस के, इसको हमने इससे डिनोट किया, तो इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 7 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ग्रे लेवल्स की रेंज थी ना, वो 7 तक आई थी, इसलिए हम लोगों ने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, लास्ट आ गई 7। अब जो मेरे पास लास्ट कॉलम है ना इक्वलाइजेशन लेवल का, उसको मैंने क्या, उस पे मैंने क्या करना है, जो मेरे पास एस के मल्टीप्लाई बाय 7 की वैल्यूज आई थी, इनको मैंने सिंपली बस राउंड ऑफ करना है। 0 तो ये एज इट इज ही आ जाएगा, जैसे 1.68 था वो 2 आ गया, 5.66 आ गया, और 7 ऐसे। अब ये सब टेबल बनाने के बाद जो हमें काम करना है वो ये वाला काम है। वो जो पिछला हमने टेबल बनाया था ना, वो हमारा इनपुट का बना था। अब ये जो मेरे पास आउटपुट का है ना, ये उसका टेबल है। इसमें अब जो मेरे पास नए ग्रे लेवल है ना, मैंने वो लिखने हैं। अब इसमें बस 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7। अब जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ये है कि जो 0 है ना, अब वो मेरे पास 3 दफा आ रहा है, लेकिन लिखूंगी मैं उसको एक दफा ही, 3 दफा नहीं लिखना। इसी तरह फिर 2 आ गया, फिर 6 7 भी बस एक दफा लिखा जाएगा। और जो नंबर ऑफ पिक्सेल्स है वो ये सेम ही यही लिखेंगे, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे। जैसे 0 था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 था, लेकिन 0 मेरे पास कितनी दफा आ रहा था, 3 दफा आ रहा था ना, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी पिक्सेल्स होंगे उन सबको ऐड करके लिखना है। जैसे 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 पिक्सेल्स थे, तो उनको ऐड करके 0 ही आया था। 2 के था 6, 6 के था 14, और 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 3 थे, और उनको ऐड किया तो मेरे पास आ गया 5। अब जो ये मेरे पास नॉर्मलाइज होके आया ना टेबल, अब मैं हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है, हिस्टोग्राम प्लॉट करना है, तो हिस्टोग्राम प्लॉट किया तो ये आ गया, इस तरह का ग्राफ बनेगा। अब अपने पिछले ग्राफ को और इस वाले ग्राफ को कंपेयर करेंगे तो हमें काफी डिफरेंस नजर आएगा, हमें अपनी वैल्यू स्प्रेड होती हुई नजर आएंगी। अब जो लास्ट काम हमारा है ना, अब हमने हमारी जो इनपुट इमेज थी ना, उसमें जो वैल्यू थी उसको रिप्लेस करना है हमने अपनी नई वैल्यू से। वो कैसे करेंगे, पीछे टेबल पे आ जाना। जो ये लास्ट कॉलम है ना हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का और ग्रे लेवल का, इन दोनों को देखना है। अब ये जो ग्रे लेवल्स थे ना, जो इनपुट वाले थे, अब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की वैल्यू आई थी उससे उसको चेंज कर देना। जैसे 0 था, उसको मैं चेंज करूंगी 0 से, 1 को 0 से। हमारे केस में 0 तो है नहीं, जैसे अब 3 है ना, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग था 2, तो जहां जहां मेरी इमेज में 3 था ना, उसको मैंने रिप्लेस कर देना 2 से। इसी तरह 4 था तो उसको रिप्लेस किया 6 से, 5 को 7 से। इस तरह ही ये सारा काम करना है। तो यहाँ पे ये हमारी पूरी आउटपुट इमेज आ जाएगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी सॉल्व हो जाएगी, आपसे समझ आई होगी। तो इस तरह हमारा ये सारा हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का प्रोसीजर अप्लाई होता है।
अच्छा, इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं दी हुई हैं ओरिजिनल इमेज और उनका जो भी इमेज का कंट्रास्ट इम्प्रूव करके जो उसके हिस्टोग्राम दिखाए हुए हैं, इनपुट भी और उसके आउटपुट भी देख सकते हो। जैसे इस इमेज में इसका हिस्टोग्राम देखो कितना तंग नैरो है इस तरह करके। तो जब हमने उस पर ये वाली टेक्निक अप्लाई किया तो वैल्यूज काफी स्प्रेड हो गई और डिटेल्स अच्छे से फाइंड करने में हेल्प मिल सकती है। इसी तरह ये आगे भी डिफरेंट इमेजेस हैं। अच्छा, इसमें एक और जो बात आती है वो ये बात है कि ये वाली टेक्निक इतनी डिजायरेबल नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि अगर कोई इमेज है उसकी एजेस बहुत ज्यादा नैरो है, तंग है, तो वो हमें हमारे जो रिजल्ट है वो गलत प्रोड्यूस करके दे सकती है, जिसकी वजह से जो इमेज की पैचनेस है और ग्रेनीनेस है ना उसमें भी वो भी इंक्रीज हो सकती है। इस वजह से ये टेक्निक इतनी डिजायरेबल नहीं है। इसके अलावा ये कुछ सेट ऑफ इमेजेस है उनके डिफरेंट हिस्टोग्राम दिखाया है। जैसे डार्क इमेज का दिखाया कि वो थोड़ा सा डार्क की तरफ ज्यादा है और इसी तरह लो का दिखाया कि वो सेंटर में है और ब्राइट का थोड़ा सा व्हाइट की तरफ ज्यादा जा रहा है एंड एक्स की तरफ कम है, मतलब व्हाइट की तरफ थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है। इसी तरह ये उन इमेजेस पे उन्होंने हिस्टोग्राम अप्लाई करके दिखाया हुआ है। ठीक है। So the topic is histogram matching. Histogram matching में जो है ना हम इमेज को प्रोसेसिंग करने की एक टेक्निक है। इसमें हम पिक्सेल्स की इंटेंसिटी को पिक्सेल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडिफाई करते हैं। इसमें जो है ना हिस्टोग्राम में जो है रेफरेंस इमेजेस के हिस्टोग्राम और जो है ना जो इनपुट इमेज होता है उसके हिस्टोग्राम को मैच करते हैं। इस टेक्निक को जो है ना हम हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। इसका जो पर्पस है वो है इम्प्रूव इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को जो है ना ये बेटर करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है की आइडियाज। की आइडियाज को हम समझते हैं, इसमें जो है ना हम कंपैरिजन कर लेते हैं हिस्टोग्रामाइजेशन और जो है ना हिस्टोग्राम मैचिंग का, ताकि हम इजीली इसको जो है ना समझ सकें। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में जो है ना हम पिक्सल की इंटेंसिटी को यूनिफॉर्मली सेपरेट करते हैं और जो है ना कंट्रास्ट को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन हिस्टोग्राम मैचिंग में हम पिक्सेल्स को जो है ना एक स्पेसिफिक डिजायर हिस्टोग्राम के मुताबिक एडजस्ट करते हैं जो रेफरेंस इमेज से लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेसिक पर्पस। बेसिक प्रोसेस जो है इसमें हमारे पास हम एक इमेज पहले जो हमारे पास एक इनपुट इमेज होती है उसका हिस्टोग्राम हम कैलकुलेट करते हैं। जो सेकंड स्टेप में हम जो है ना इसकी जो रेफरेंस इमेज होती है उसके हिस्टोग्राम को कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो हम CDF निकालते हैं दोनों इमेजेस को जो है ना दोनों इमेजेस का हम CDF निकालते हैं। उसके बाद पिक्सेल्स को हम मैप करते हैं, पिक्सेल्स की इंटेंसिटी को हम जो है ना मैच करते हैं रेफरेंस हिस्टोग्राम से मैच करके, और फिर फाइनल इनपुट हमारे इमेज हमारे पास जनरेट हो जाती है, आउटपुट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये एक डायग्राम है। इसमें जो पहली इमेज है वो हमारे पास इनपुट इमेज है। उसमें आप देख लें कि जो है ना उसमें ब्राइटनेस भी कम है और जो है ना ब्लैक एंड वाइट इस तरह की। लेकिन रेफरेंस इमेज के साथ हम उसको करेंगे, रेफरेंस इमेज का जो है ना एक ब्राइटेस्ट इमेज है और जो है ना उसके बाद हम इसकी CDF मैपिंग करेंगे तो हमारे पास फाइनल इमेज आ जाएगी बेटर कंट्रास्ट के साथ, इमेज के साथ। उसके बाद है ये भी सेम इमेज है। इसमें देख रहे हैं आप कि जो है ना ओरिजिनल इमेज जो है उसमें लो कंट्रास्ट है और डिफरेंट ब्राइटनेस है। रेफरेंस इमेज में ब्राइटनेस और कंट्रास्ट जो हमें चाहिए वो है, और रिजल्ट इमेज में जो है ना इनपुट जो है ना इनपुट इमेज एडजस्ट होगा, हिस्टोग्राम मैच करेंगे हम रेफरेंस इमेज के साथ और हमारे पास जो है ना विजुअल अपीयरेंस जो है ना चेंज हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। ये एक मैथमेटिकल एग्जांपल है। इसमें जो है ना स्टेप 1 में हम इसकी इनपुट हमने एक पिक्सेल्स है और इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें जो है ना एक बना हुआ भी है डायग्राम की तरह। तो इसमें यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, ये इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है और पीछे उसकी कैलकुलेशन है। फॉर्मूलाज हैं, पहले हमने इनपुट इमेज का जो है ना कैलकुलेट किया है हिस्टोग्राम, फिर हमने रेफरेंस इमेज का हिस्टोग्राम कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने दोनों का CDF कैलकुलेट किया है,
और फिर उसके बाद हमने मैपिंग किया, फाइनल रिजल्ट है हिस्टोग्राम। और जो है ना मोस्टली जो रेफरेंस इमेज का हिस्टोग्राम होता है वो फाइनल इमेज के हिस्टोग्राम से मैच करता है। दैट्स ऑल। सॉरी, इसके आगे हमारे पास एक कोर्स है, यूज केस है। इसमें यूज केस में हम इसको मेडिकल टर्म्स में, मेडिकल इमेजेस में यूज करते हैं, जैसे MRI है, CT स्कैन है, एक्सरे, इनकी जो है ना इमेजेस को ये इम्प्रूव बेटर करता है ताकि रिजल्ट इसका अच्छा निकले। सैटेलाइट एनालिसिस है, इसमें हम डिफरेंट है ना टाइम पर ली गई इमेजेस कंसिस्टेंट बनाने के लिए यूज होता है। उसके बाद है इमेज नॉर्मलाइजेशन। इमेज नॉर्मलाइजेशन में ये डिफरेंट कैमरास की इमेजेस को कंपेरेबल बनाता है। हमारे पास आ जाते हैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस। तो इसके एप्लीकेशंस नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है कि मेडिकल इमेजिंग में अब जब डॉक्टर्स जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं एक्सरेज को या फिर MRI स्कैन्स को, तो हर डिटेल जो है वो मैटर कर रही होती है। एक स्मॉल ट्यूमर भी है, अगर वो किसी एक्सरे के डार्क रीजन में है तो वो विजिबल तभी हो पाता है इक्वलाइजेशन के बाद। तो फिर उससे जो डॉक्टर्स होते हैं वो बेटर तौर पे डायग्नोस कर पाते हैं डिजीज को। सेकेंड आ जाती है फोटोग्राफी में। अब जो ऑटो इनहांस फीचर्स है जैसे कि हम लोगों के फोन कैमरास में भी या इंस्टाग्राम फिल्टर्स हैं, तो वो यूज कर होता है यही सेम प्रिंसिपल, क्योंकि वो बैलेंस कर होता है ब्राइटनेस को जो कि फोटोज में है। जैसे कि अगर कोई पिक्चर जो है वो ज्यादा लाइटनिंग में नहीं ली गई यानी कि उसकी पुअर लाइटनिंग है, तो इक्वलाइजेशन के बाद उस पिक्चर की ब्राइटनेस भी इंक्रीज कर सकते हैं। फिर आ जाता है सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग में। अब जो सैटेलाइट इमेजेस हैं उनके कुछ एरियाज काफी ब्राइट होते हैं, जैसे डेजर्ट्स जो हैं, और जो डार्क होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जैसे अगर किसी सैटेलाइट से किसी फॉरेस्ट की तस्वीर ली जाए तो उसकी काफी ज्यादा जो डिटेल्स होंगी ना वो डार्क होती हैं। तो इक्वलाइजेशन से हमें जो उसके बिल्कुल छोटी छोटी जो बारीक चीजें भी हैं इमेज में जो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हैं वो भी क्लियर हो जाती हैं। फिर आ जाता है सिक्योरिटी सर्विलेंस। अब जो CCTV फुटेज है, जैसे अगर रात के टाइम की रिकॉर्डिंग हो CCTV फुटेज में, तो उसमें क्या होगा कि किसी भी इंसान का जो फेस होता है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा होता है, या फिर किसी व्हीकल का नंबर प्लेट है। तो इक्वलाइजेशन से इसको भी इन्हांस कर सकते हैं उस फुटेज को, और वो यूज हो सकती है लॉ इन्फोर्समेंट में भी। जैसे अगर किसी क्रिमिनल को देखना हो, कोई भी CCTV फुटेज जो है वो इस तरह से इम्प्रूव हो सकती है। अदर एरियाज में भी यूज हो रहा होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिफेक्ट में या फिर फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन में। तो ये थी इसकी एप्लीकेशंस। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाती हैं इसके एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस हैं, सबसे पहला है कि ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अब ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका, क्योंकि जो एल्गोरिदम है ना ये इक्वलाइजेशन का, ये क्या कर रहा होता है, ये सब कुछ खुद ही हैंडल कर रहा है, मतलब उसकी जो पिक्चर की एडजस्टमेंट्स जो है वो खुद ही कर रहा होता है। ये ज्यादातर क्रिटिकल इसलिए है ये वाला एडवांटेज, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि मैक्सिमम एक दिन में 10,000 अगर स्कैन्स हो रहे हैं, जिसमें हर तरह के स्कैन आ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब अगर किसी एक इंसान को जिम्मेदारी दी जाए तो वो 10,000 स्कैन, जाहिर बात है एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो प्रोसेस है ऑटोमेटिक है, तो सारी पिक्चर्स जो है उनकी ब्राइटनेस को एडजस्ट करना या इसी तरह, तो वो ये मैनेज कर लेता है ईजिली। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि वाइडली एप्लीकेबल है। अब यही सेम एल्गोरिथम जो है ना ये वर्क कर रहा है मेडिकल स्कैन्स में भी, सैटेलाइट फोटोज में भी, रेगुलर फोटोग्राफ्स में भी और सर्विलेंस में भी। तो ये एक ही मेथड है लेकिन इसकी फील्ड्स बहुत ज्यादा हैं। फिर आ जाता है कि इम्प्रूव करता है इमेज का कॉन्ट्रास्ट। अब जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं ना पिक्सल की वैल्यूज को, तो डार्क रीजन्स जो है वो ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं, उनकी जो डिटेल्स है ना जो पहले विजिबल नहीं होती तो वो बाद में क्लियरली नजर आ रही होती हैं, और जो इमेज है ना वो ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रही होती है। उसके बाद आ जाते हैं कि ये रिवील कर होता है हिडन फीचर्स भी। अब एक इमेज जो है वो अगर हमें लग रहा हो कि वो बहुत थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन क्योंकि वो इसलिए लग रहा होता है क्योंकि उस इमेज का जो कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ज्यादा पुअर होता है, तो जब हम उसको इक्वलाइज कर देते हैं तो उसकी जो हिडन डिटेल्स होती हैं वो भी क्लियरली नजर आ रही होती हैं। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब MRI स्कैन्स होते हैं या फिर एक्सरेज होते हैं, तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ज्यादा हेल्प मिलती है, क्योंकि छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं वो भी मैटर कर रही होती हैं ट्यूमर्स वगैरह को डायग्नोस करने के लिए। उसके बाद इसका एडवांटेज है कि सिंपल टेक्निक है, क्योंकि ये बेस्ड कर रही है स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथमेटिक्स है। और पाइथन में अगर इसका कोड हो किसी भी इमेज को करना हो तो उसके लिए मैक्सिमम कोई दो लाइंस ही लगते हैं कोड के। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं इसके लिमिटेशंस। अब लिमिटेशंस में सबसे पहले है नॉइस एम्प्लीफिकेशन।
जब हम इंक्रीज कर देते हैं किसी इमेज का कॉन्ट्रास्ट, तो क्योंकि हम जो उसके डिफरेंट पिक्सल्स हैं उनको हम ज्यादा विजिबल करें, तो उसकी वजह से नॉइज भी इंक्रीज हो रही होगी। बिल्कुल ऐसे है जैसे कि अगर हम किसी स्पीकर का वॉल्यूम ऑन करें तो उसके बैकग्राउंड जो नॉइज होती है ना, जो एक बैकग्राउंड हिस्स होता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो यही सेम चीज जो है वो इमेज के साथ भी हो रही होती है। अब लॉस ऑफ डिटेल्स भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि अगर एक टेक्निक जो है, अगर वो इमेज को हम बहुत ज्यादा उसकी रिवील करना चाह रहे हैं उसकी डिटेल्स, तो जो हिस्टोग्राम होता है ना वो स्ट्रेच्ड हो रहा होगा और कुछ रीजन्स जो होंगे वो कंप्रेस्ड हो जाएंगे। तो इसकी वजह से कुछ एरियाज जो होंगे ना वो डिसअपियर भी हो रहे होंगे। ठीक है, फिर आ जाता है इसका डिसएडवांटेज। फिर इसका डिसएडवांटेज आ जाता है कि ओवर एनहांसमेंट भी है सर्टेन एरियाज की, क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वलाइजेशन है वो ग्लोबल टेक्निक है, तो वो ट्रीट करी होती है पूरी इमेज को ही एज अ होल पार्ट। क्योंकि अगर हमारे पास कोई इमेज है जिसकी एक साइड ऑलरेडी ब्राइट है और दूसरा पार्ट उसका डार्क है, तो अगर हम उस इमेज का कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज कर रहे होंगे या ब्राइटनेस इंक्रीज कर रहे होंगे, तो वो सारी इमेज ही एज अ होल इंक्रीज हो रही होगी। तो जाहिर बात है जो ऑलरेडी ब्राइट है वो मजीद ब्राइट हो जाएगा, जिसकी वजह से उस पिक्चर के साइड की जो डिटेल्स होंगी वो नजर नहीं आ रही होंगी। और अननेचुरल ब्राइटनेस भी है, वही बात है कि आर्टिफिशियली ब्राइट कर देता है तस्वीर को और अनरियलिस्टिक बना देता है, तो उस तरह से फिर जो है वो एबनॉर्मेलिटी आ जाती है पिक्चर में। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे कंक्लूजन है कि जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है वो इम्प्रूव करता है इमेज का कॉन्ट्रास्ट, रिड्यूस करता है पिक्सल की ब्राइटनेस वैल्यूज को, और वो डिफरेंट फील्ड जैसे कि मेडिकल है, फोटोग्राफी, सैटेलाइट सेंसिंग, इनमें यूज होता है। और उसकी मेन स्ट्रेंथ यही है कि इट इज़ ऑटोमेटिक, सिंपल एंड यूनिवर्सल। और ये इसके अंदर लेकिन वीकनेसेस भी हैं जैसे कि नॉइज एम्प्लीफिकेशन, पॉसिबल डिटेल लॉस, इस तरह। सो दैट्स ऑल मैन, थैंक यू।